अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखो, ये अब सेकंड लेक्चर उसी की कंटिन्यूटी के साथ है, तो इसमें आपके पास है, मैंने ये बोर्ड साफ नहीं किया, मैं उसी चीज को दोबारा एक दफा बता दे रहा हूँ जैसा कि मैंने कहा था। अब ये आपने कंसोलिडेशन एक दफा फिर तवज्जो से जरा सा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट को दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह स्टेप्स याद हो जाएं। देखो बेटा, और बल्कि यूं कह लो कि अगर डायरेक्ट कंसोलिडेशन बनाना है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहला काम क्या करना, जब भी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट आ जाए या इस तरह का सवाल आ जाए, सबसे पहला काम ये करो कि तुम सबसे पहले बिगनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन फाइंड आउट करो। ठीक है, बिगनिंग इन्वेंट्री का, उसके लिए क्या करना होगा कि जो टोटल ओवर वैल्यूएशन है उसमें से शिपमेंट को माइनस कर दो, बिगनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा। और इसके बाद ओवर वैल्यूएशन का रेट निकाल दो। ठीक है, पिछले लेक्चर की बात, दो काम हो गए, बिगनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन निकाला टोटल ओवर वैल्यूएशन से और माइनस करके ये निकाल लिया। अच्छा, एक बात यहां बता दूं, और इस वक्त अगर एक वेरिएशन हो सकती थी तो ये हो सकती है कि किसी सवाल में टोटल ओवर वैल्यूएशन ना दे। तो अगर टोटल ओवर वैल्यूएशन नहीं देते, यानी ये 30,000 नहीं देते, तो फिर कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? तो फिर बिल्कुल वही तरीका जैसे एंडिंग इन्वेंट्री का आपने निकाला। यानी क्या मतलब, एंड जिस तरह से एंडिंग इन्वेंट्री का ब्रेकअप दिया था उन्होंने कि एंडिंग यहाँ पे जब मैंने कहा निकाला, एंडिंग प्रॉफिट ये ना, एंडिंग इन्वेंट्री की थी कि 60,000 ब्रांच की टोटल इन्वेंट्री थी, जिसमें से 15,000 लोकल परचेज थी, तो 45,000 पे आपने तो रेट अप्लाई करके अगर किसी क्वेश्चन में टोटल ओवर वैल्यूएशन ना हो तो बिगनिंग इन्वेंट्री पर भी रेट अप्लाई करके ओवर वैल्यूएशन निकाला जा सकता है। समझ में आई बात? हमेशा याद रखिए कि दो तरीके हैं बिगनिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकालने के। एक, टोटल ओवर वैल्यूएशन से शिपमेंट को माइनस करके पहुंचा जाए। दूसरा तरीका है कि जिस तरह एंडिंग पर रेट अप्लाई करके निकालते हैं पुराने तरीके से बिगनिंग पर भी उसी तरह रेट अप्लाई करते हैं, मगर उसके लिए फिर एक जरूरी है कि एंडिंग इन्वेंट्री का ब्रेकअप दिया गया है, वैसे ही बिगनिंग इन्वेंट्री का भी ब्रेकअप दिया जाए। ब्रेकअप का मतलब कि बिगनिंग इन्वेंट्री में से कितनी हेड ऑफिस से आई है और कितनी उसकी लोकल परचेज है। तो बहरहाल इस वक्त अगर नॉर्मल प्रैक्टिस होगी, इस बात को मजीद एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन समझ बस ये लीजिए कि बिगनिंग इन्वेंट्री के ओवर वैल्यूएशन निकालने के दो तरीके हैं। एक अभी आ रहा है और एक हम पहले भी सीख चुके हैं और अभी आगे भी देख लें, टोटल से माइनस करके पहला काम, दूसरा काम रेट निकालना, और तीसरा काम उसी लम्हे अगर चाहो तो एंडिंग का प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन कैलकुलेट करना। ठीक है, ये तीन चीजें, यानी अगर तुमसे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट मांगे तो जो सवाल आपके दिमाग में बनता है वो ये बनता है कि सर अगर हमने डायरेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे। तो सुन लीजिए, डायरेक्ट बनाने के लिए फिर सुन लीजिए, डायरेक्ट बनाने के लिए पहला काम बिगनिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकालिए, दूसरा काम ओवर वैल्यूएशन का रेट चाहे तो निकाल लें, तीसरा काम एंडिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकाल लें। जब ये कर लें तो फिर ये पहले से ही कैलकुलेट कर लें, क्या कंसोलिडेटेड बिगनिंग इन्वेंट्री, क्या ब्रांच की बिगनिंग, हेड ऑफिस की बिगनिंग, टोटल कीजिए, ओवर वैल्यूएशन माइनस कर दीजिए, एंडिंग ब्रांच की, हेड ऑफिस की टोटल कीजिए, ओवर वैल्यूएशन माइनस कर दीजिए, और उसके बाद सिर्फ इतना कीजिए, हर चीज को उठाते जाइए, टोटल करते जाइए, लिखते जाइए, प्रॉफिट आ। ठीक है, तो ये है तरीका ओवरऑल पूरा आपके बनाने का डायरेक्ट। बाकी इन दोनों को बनाने के वही तरीके हैं जो आपके पास है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये जरूर है कि कभी हेड ऑफिस का आ जाता है तो हम हेड ऑफिस के लिए क्या करेंगे, तो वो भी आपको पहले बता चुका हूँ कि डिपेंड करेगा सवाल के डेटा पे कि ब्रांच का छोटा सा है, ज्यादा है, कम है, वैसे तो ये ध्यान में रखिए। अब मैं लेके चलता हूँ आपको बैलेंस शीट की तरफ। अच्छा भाई, अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, और अब जब बैलेंस शीट की तरफ बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि पहले हम ब्रांच की बैलेंस शीट बनाएंगे। ब्रांच की बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, कितनी जगह है, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ। ब्रांच की
बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम ब्रांच में कैश आएगा। ब्रांच का कैश था 10,000। फिर ब्रांच का अकाउंट रिसीवेबल 45,000। ब्रांच की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री याद रहे ब्रांच की एंडिंग आएगी, और ब्रांच की एंडिंग थी टोटल 60,000 रुपए। ठीक है, और तो कोई करंट एसेट का आइटम नहीं था। ब्रांच में याद रहे कि एडजस्टमेंट आइटम एक अक्रूड था, तो लेकिन प्रीपेड हेड ऑफिस में था इसलिए यहाँ नहीं आएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट में प्रीपेड हो तो प्रीपेड आएगा इस वक्त यहाँ, लेकिन ब्रांच का प्रीपेड नहीं था इसलिए यहाँ नहीं आएगा। यहाँ हम डायरेक्ट अब पहुंचेंगे इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट थी ब्रांच के पास 50,000। ख्याल रखिएगा अक्सर यहाँ गलती होती है, माइनस करेंगे। तो यार क्या हो गया, कट रहा है। ठीक है, सही है। ब्रांच के इक्विपमेंट 50,000 था। उस 50,000 इक्विपमेंट से लेस होगा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। याद रहे ब्रांच का 5,000 पहले से ट्रायल बैलेंस में था और 5,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, तो दोनों को प्लस कर लीजिए। 10,000 आ गया, माइनस कीजिए 40,000 यहाँ। दैट्स ऑल। ये है आपके पास तमाम एसेट्स ब्रांच के। इसका टोटल अभी करते हैं। इधर आइए, ब्रांच की बुक में लायबिलिटी है अकाउंट पेएबल। ब्रांच का अकाउंट पेएबल था 20,000। वहीं पे ब्रांच का अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि ब्रांच का अक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, तो अक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस था शायद 5,000 और फिर हेड ऑफिस का अकाउंट। देखिए हेड ऑफिस नीचे दिया हुआ है, ब्रांच स्लैश हेड ऑफिस करके, क्योंकि दोनों का बैलेंस दोनों में सेम था, उन्होंने स्लैश इजाफा कर दिया। तो वो स्लैश उसमें शिपमेंट वाले में भी ना इसी तरह स्लैश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 120 था, यहाँ 120 लिखा। और आपको याद होना चाहिए कि ब्रांच का प्रॉफिट था 10,000, तो ये हो गया जनाब 1,30,000। और अब आप टोटल कर लीजिए इस साइड का, तो आपके पास वैल्यूज में कितना आ रहा है। और अगर किसी को मसला है तो फिर ये भी ध्यान में रहे कि आप लोग वो इनकम स्टेटमेंट को पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो कितना बना जनाब, 10, 45, 55 और 155 उधर हो गया मेरे ख्याल में। और इधर कितना हो रहा है, 1, 30 और 20, 50, ये भी 155 हो गया। चले भाई दिमाग में हमने कर दिया, मतलब वर्बल कर दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे और करते हैं हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनाते हैं। हेड ऑफिस बैलेंस शीट जगह बच्चे की यार, एक काम करते हैं इधर बनाते हैं हेड ऑफिस की बैलेंस शीट इस जगह पे, ताकि वहां कंसोलिडेटेड बना लें हेड ऑफिस बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम उठाते हैं पहले हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस लेते हैं। क्या क्या आएगा हेड ऑफिस में। सबसे पहले हेड ऑफिस के अंदर कैश, हेड ऑफिस का कैश था 20,000। ठीक है, हेड ऑफिस का अकाउंट रिसीवेबल 40,000। ठीक है, इसके बाद वैसे तो तरतीब में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लेकिन बेहतर होगी कि आप पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से पहले ब्रांच लिखें। तो ब्रांच कितना होगा, तो
ब्रांच का अकाउंट अब आप हेड ऑफिस की बुक में डेबिट में देख रहे हैं 1,20,000, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ब्रांच ने 10,000 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि आप यहाँ भी ऐड कर चुके हैं, और आपको याद होगा कि हमेशा ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस हेड ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड होता था आखिर में, ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट करके। तो इसलिए यहाँ पर जो आना चाहिए वैल्यू, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इस तरह लिख देता हूँ आपके लिए, 1,20 + 10 टोटल वैल्यू आएगी 1,30,000। लेकिन आपको यहाँ मालूम है कि इसमें से माइनस होता है अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन। अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन कितना माइनस होगा, ये भी ध्यान में रखिए। याद होगा कि टोटल ओवर वैल्यूएशन कितना था, 30,000, है ना। लेकिन अब 30,000 तो नहीं है, क्योंकि 30,000 में से 21,000 का तो आप प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो बचा कितना होगा, 9,000। ये 9,000 वही है जो एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन है। तो हमेशा जहन नशीन करिए कि प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे जो लेस होता है वो हमेशा वो लेस होता है जो एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन होता है। एंडिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेरे ख्याल मुझे याद आ रहा है 9,000 रुपये था, तो 9,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो ब्रांच का अकाउंट जो होगा वो होगा यहाँ 1,21,000 पे शो हेड ऑफिस की, ओके, एंडिंग इन्वेंट्री का। तो जहन में लॉजिक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन चंद चीजों के ना टोटे बैठा लो अपने दिमाग में कि ये है, और वो रट्टा टोटा ये है कि जब भी हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का अकाउंट शो होगा तो उससे ओवर वैल्यूएशन जो लेस होगा वो होगा एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। तो एंडिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक अकाउंट आएगा जो वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। हेड ऑफिस की एंडिंग आई बिलीव 50,000 थी, देखा नहीं है मैंने, लेकिन देख लूं, यही था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ हेड ऑफिस का याद होगा प्री पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 4,000, वो आ जाएंगे। फिर आ जाएगा हेड ऑफिस का इक्विपमेंट जो कि था 1,00,000, जिसमें से माइनस होगा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। हेड ऑफिस का अलाउंसेस या एक्यूमुलेटेड, अब याद रखना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन एक ही बात है। हाँ ये है कि मुझे भी एक्यूमुलेटेड लिखना है तो आप एक्यूमुलेटेड लिखें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर अलाउंस लिखे तो इतना काटने की जरूरत नहीं है, चलेगा। तो 10,000 पहले था, 10,000 आपने फिर रिकॉर्ड किया था, तो 10 और 10 मिला के 20,000 माइनस होगा, इधर आ जाएगा 80,000। सही है, कट तो नहीं रहा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। इधर आइए, अकाउंट पेएबल, ब्रांच हेड ऑफिस की बुक में अकाउंट पेएबल है 50,000, ठीक है। लेट्स थिंक 50,000 अकाउंट पेएबल आ गया। उसके बाद और तो कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वहां पे थी। अब इसमें आएगा कैपिटल, कैपिटल जो था अकाउंट में 2,00,000 था, ठीक है जी। अब इसमें ऐड होगा प्रॉफिट। अब कौन कौन से प्रॉफिट, तो पहले हेड ऑफिस का अपना प्रॉफिट कितना था, 34,000, सही है, पता नहीं चेक कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ओ याद है, यादाश्त के सहारे लिख रहा हूँ। ब्रांच का प्रॉफिट था 10,000 और ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट था 21,000, यानी टोटल मिला के 65,000 था। तो अब अगर कोई यहाँ पे इस तरह से अलग अलग शो कर देते हैं तो सही है, कैलकुलेटर मेरे हाथ में ही है, चेक कर लेता हूँ। ये वही 65 ही बनता है ना, 34, 10 और 21, 65, और ये 2,00,000 में ऐड होके 2,65 इधर आ जाएगा। 2,65 और 50 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 265 आ गया, 265 प्लस 50 को मैं ऐड कर लूं तो 3,15,000, और इधर जाऊं तो अब इसको टोटल चेक करता हूं, 20 और 40,000 हो गया जी 60,000 प्लस 1,21,000 प्लस 54 प्लस 80 इक्वल टू, दबाता हूँ, 3,15,000। तो ये सही है, उम्मीद तो है भाई कोई गलती नहीं की होगी, वरना मुर्तजा साहब आ जाएंगे कि सर ये गलत किया है। तो देख लीजिएगा, ये आपके सामने मौजूद है, 3,00,000
15,000 से। ठीक हो गया। और ये हमारे पास हेड ऑफिस की है। अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हेडिंग वगैरह वैसे ही होगी, वो आप नोट में से देख सकते हैं जो है। अब इसमें भी सिर्फ वही बात जैसे मैंने ब्रांच के वो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट सिखाया था। सबसे पहली चीज जहन में बैठाइए, क्या चीज, कि आपको वो अकाउंट सारे प्लस करके यहाँ लाने हैं, लेकिन जो रेसिप्रोकल अकाउंट है, एक ये वाला और फिर एक ये वाला, ये दोनों अकाउंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कंसोलिडेटेड अकाउंट में या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। फिर आखिरी बात कि यहाँ की जो एंडिंग है, जो कि ब्रांच की एंडिंग थी 60,000 और हेड ऑफिस की जो एंडिंग थी 50,000, इन दोनों में आपने कोशिश ये करना है कि ओवर वैल्यूएशन निकाल। क्या मतलब, एक तो अगर मैं वैसे कहूँ तो बड़ी सादा सी बात है, जब आपने कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाया था कल की क्लास में, तो याद है कंसोलिडेटेड एंडिंग इन्वेंट्री निकाली थी। लेकिन अगर आप यहाँ भी चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ पहले कैसे और फिर उसके बाद बताता हूँ कि पुरानी क्या वैल्यू थी। कैश लिखिए 60,000, अकाउंट रिसीवेबल लिखिए 60 कैसे लिख दिया मैंने, सॉरी यार 60 तरीके लिख दिया। कैश 10 और 20, 30,000, अकाउंट रिसीवेबल 45 और 40, 85,000, ब्रांच कट गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, अभी बता रहा हूँ क्या लिखेंगे, इक्विपमेंट, बल्कि एक और करंट एसेट, प्री पेड, क्योंकि प्रीपेड ब्रांच में तो नहीं था, लेकिन प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस हेड ऑफिस में था 4,000। ठीक है। इसी तरह भी इक्विपमेंट पे आते हैं, पहले इधर अगर आ जाऊं तो अकाउंट पेबल 20 और 50, 70,000। ठीक है। फिर अक्रूड एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000। तो बाकी सब चीजें प्लस हुई, लेकिन चूंकि इसमें प्रीपेड था इसमें नहीं था तो वो एज इट इज आ गया, इसमें अक्रूड था इसमें अक्रूड नहीं था तो वो एज इट इज आ गया। ठीक है। ये देखिए आ जाएगा क्योंकि ये मेन बाहर वालों का एक्सपेंस है। अब आ जाओ बाकी एक रह गया जो उसको कर लेते हैं। इक्विपमेंट कितना, 50 और 1,00,000, 1,50 माइनस दोनों का एक्यूमुलेटेड या अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 10 और 20, 30,000, एक। यहाँ कैपिटल वही रहेगा 2,00,000, और यहाँ अलग अलग प्रॉफिट बेशक शो ना करे, याद होगा इन तीनों को मिला के 65,000 बन रहा था। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहाँ पर एक साथ ऐड कर दीजिए 65,265। अब सिर्फ एक चीज रह गई बैलेंस शीट में, कौन सी, कंसोलिडेटेड एंडिंग इन्वेंट्री निकालना। बहुत आसान है। तो अगर आपको पिछले से बताऊं तो पिछले में सिंपल काम करिए कि जाइए पिछले लेक्चर में, देखिए नीचे आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड एंडिंग और बिगनिंग निकालना सिखाई थी। देखिए उसमें 1,01,000 शो हो रही है। लेकिन अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि नहीं यार आप पीछे कहाँ जाए, तो यहाँ पे सुन लीजिए, सादा सी बात है। आपको फर्क नजर आया था, एक 30 और एक 21, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों नहीं आए। कितने का फर्क है, 9,000। 9,000 क्यों था, क्योंकि ये एंडिंग इन्वेंट्री का ओवररेशन था। तो क्या कीजिए कि जब आप ऐड करिए तो ये 60 और 50 ऐड कर दीजिए। कितना होगा, 60 और 50 ऐड किया, 1,10,000, लेकिन उसमें से ये 9,000 माइनस कर दिए क्योंकि 9,000 एंडिंग इन्वेंट्री का ओवररेशन था। तो कितना आएगा, 1,01,000। अगर किसी को नहीं समझ में आया मैंने कैसे निकाला, तो एक दफा फिर जाके आपको बोलूंगा पिछली वीडियो देख लीजिए, वरना सादा सी बात है कि अगर आप देखें ब्रांच की एंडिंग ऐड करें, हेड ऑफिस की एंडिंग ऐड करें, और उसमें से तीसरी चीज माइनस कर दें, कौन सी चीज, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ ब्रांच। और वो कहाँ था, वो कैलकुलेशन में था, या फिर वो कहाँ था, यहाँ शो हो रहा था। तो अब आप टोटल करके देखिए बराबर आता है या नहीं। कितना है भाई, 30,000 है प्लस 85,000 है प्लस 101 है
प्लस 4000 है और प्लस 1 20 है। इधर तो टोटल आ गया जनाब 3,40,000। फिर इधर आ जाते हैं जनाब 265 प्लस 70 प्लस 5 3,40,000। तो अब आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। असल मेहनत ही कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में थी। अगर वहां कर चुके हैं तो यहाँ सारी चीजें आराम से आ गई। तो आपके पास ये है कि देखें दोनों सूत्रों में बराबर आ रहा है। कुछ चीजें आपको सोचनी होंगी, सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। तो यही डबल एंट्री सिस्टम का है। अगर मैं इस सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ूँ तो देखो मैं सवाल का रिक्वायर्ड यही मांगा था, prepare consolidated income statement and consolidated balance sheet of head office and branch of जुल्फकार कंपनी। तो अगर आप देखें तो कुछ नहीं है, अगर जरा सा स्टेप्स याद हो तो आप बहुत तेजी के साथ ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों को जिनको थोड़ी सी कम समझ में आया है, नहीं आया, तो भाई आप लोग अटेम्प्ट मत करिएगा। मगर जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, इन तमाम चीजों के पीछे कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिसका आसान काम भी होता है, थोड़ा मुश्किल भी होता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, मगर आप इसको कर सकते हैं। काइंडली थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बनाइए। 92 प्राइवेट का क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, 92 प्राइवेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इसी तरह का था। एक दो क्वेश्चन मैं और अगर आपको चाहिए हो प्रैक्टिस के लिए तो मैं मुख्तलिफ उससे शेयर कर दूंगा, पास पेपर का भी और मुख्तलिफ बुक्स का भी इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, इसके ऊपर काम कीजिए, दोबारा कीजिए, कई कई दफा कीजिए, तब जाके आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं इससे ज्यादा भी नहीं करा रहा, जस्ट लेट सिंक इन यू। इसको सिंक इन कीजिए, अच्छी तरह समझिए, तो फिर आगे मैं अगले क्लास में सवाल के जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।